शुड आई स्टार्ट? हाँ हाँ, ओके स्टार्ट। अच्छा, हे जे आहे प्रेजेंटेशन ये हिंदी में ही मैं दूंगी। भले ही लाइक मराठी लोग काफ़ी है अपना क्राउड, लेकिन फिर भी जैसे कि आप लोग जानते हो कि अभी उद्योग आधार निकल गया है और उद्यम रजिस्ट्रेशन आया है एज पर द नोटिफिकेशन डेटेड 1 जून और 26 जून को जो नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से फ्रॉम 1 जुलाई 2020 से ये उद्यम रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, एमएसएमई डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए लेट मी जस्ट ब्रीफ द ओवरव्यू, क्योंकि अगर आप लोगों को ये नहीं समझाऊंगी तो शायद आपको आगे का नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो एकदम सिंपल इसमें आई जस्ट brief you on what exactly the previous scheme was and what exactly this scheme is। तो उसके हिसाब से लाइक बेसिकली ये जो है ना एमएसएमई का क्राइटेरिया जो है पहले जो था वो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर बेस्ड था, लेकिन अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने, प्लांट एंड मशीनरी प्लस एनुअल टर्नओवर भी इसमें इंक्लूड किया है क्लासिफिकेशन के लिए। अभी ये जो आप लोग देख रहे हो ना यहाँ पे, ये प्रेजेंट क्लासिफिकेशन है एमएसएमई का। मतलब इसके बेसिस पे आप जो भी एमएसएमई आएंगी वो आंकी जाएगी। तो इसके 4 क्राइटेरियाज हैं जो हमको फोकस करने हैं। अगर एमएसएमई कोई आता है तो उनको ये लाइक इस बेसिस पे लाइक दे विल बी बाइफिकेटेड एज एन एमएसएमई। जैसे पहले जो था ना, पहले के इसमें बाइफिकेशन था, ऐसे था लाइक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर करके अलग क्राइटेरिया था, और वो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट के ऊपर। जैसे अगर कोई आता है एमएसएमई हूँ बोल के, तो उसका जो भी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगा वो लाइक काउंट किया जाएगा उसको एमएसएमई बताने के लिए। और जैसे लाइक यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर है, ठीक है। और ये जो है अभी रिवाइज्ड वाला है, उन्होंने क्या किया, अभी दोनों क्लब किया है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। अभी मैं बता रही हूँ, इस बीच में अगर किसी को कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो प्लीज लाइक पूछ लीजिए, देन एंड दैट विल बी लाइक क्लैरिफाइड। तो अभी ये जो क्लासिफिकेशन है, पहले जो था इन्वेस्टमेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, अगर किसी का 25 लाख के अंदर होता था और वो मैन्युफैक्चरर है तो वो ही वाज एन एमएसएमई माइक्रो मैन्युफैक्चरर। और अगर उसका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ के अंदर है प्लांट एंड मशीनरी में, तो he'll be a small manufacturing MSME। मीडियम मैन्युफैक्चरर के लिए ये था प्रावधान कि इन्वेस्टमेंट अगर उसका 10 करोड़ के अंदर है तो he will be a manufacturer, मीडियम मैन्युफैक्चरर एमएसएमई। सिमिलरली क्लासिफिकेशन फॉर सर्विस सेक्टर के लिए ऐसा था कि इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख के अंदर है प्लांट एंड मशीनरी के लिए तो वो माइक्रो कहा जाएगा। इन्वेस्टमेंट अगर 2 करोड़ के अंदर है तो वो स्मॉल सर्विस एंटरप्रेन्योर एमएसएमई कहलाएगा। और इन्वेस्टमेंट अगर 5 करोड़ के अंदर है तो वो मीडियम सर्विस एंटरप्रेन्योर कहलाएगा एमएसएमई के अंदर, ठीक है। अभी ये बाइफिकेशन निकाल दिया है गवर्नमेंट ने, क्या किया है, दोनों को क्लब किया है और ये एक दूसरा क्राइटेरिया डाला है टर्नओवर करके। तो उन्होंने और एक चीज की है कि जो भी लिमिट्स है ना वो बढ़ा दी है। अभी आप यहाँ पे देखोगे इन्वेस्टमेंट जो है लेस देन 25 लाख होगा तो, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 करोड़ बढ़ा दी है। सिमिलरली ये जो है यहाँ पे टर्नओवर जो है उन्होंने मैक्स कर दिया है 250 क्रॉस के लिए। एंड इन्वेस्टमेंट जो की है वो 50 करोड़ की है। पहले जो इन्वेस्टमेंट थी मैक्स जो थी वो 10 करोड़ की थी मैन्युफैक्चरर के लिए और 5 करोड़ जो थी सर्विस सेक्टर के लिए। अभी इन्होंने क्या किया है, किसी को ज्यादा किसी को कम ना करते हुए सबको एक ही लाइन पे आका गया है और सबको एक ही क्राइटेरिया रखा है, दैट इज इन्वेस्टमेंट जिसका अगर 50 करोड़ के अंदर है और टर्नओवर जिसका 250 क्रॉस के अंदर है तो वो मीडियम कहलाएगा एमएसएमई। सिमिलरली अगर किसी का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के अंदर है प्लांट एंड मशीनरी में
और अगर किसी का टर्नओवर 50 करोड़ के अंदर है तो वो स्मॉल मैन्युफैक्चरर या सर्विस सेक्टर एमएसएमई कहलाएगा। और अगर इन्वेस्टमेंट किसी का 1 करोड़ के अंदर है और अगर टर्नओवर किसी का 5 करोड़ के अंदर है तो वो माइक्रो एमएसएमई मैन्युफैक्चरर या सर्विस सेक्टर कहलाएगा। दो तरफ प्लीज प्लीज सबको सब म्यूट कर दीजिए ना, प्लीज, कहीं डिस्टरबेंस आ रहा है कहीं पे। ये क्योंकि मेरे यहाँ दो तरह चिल्ला रहे थे इसके लिए, सॉरी अबाउट इट। अच्छा वहीं से है क्या? वही यही से है। नेक्स्ट है जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये जो था ये अपना पहले वाला लिंक था, ठीक है। उद्योग आधार के लिए जो रजिस्ट्रेशन लिंक था ये वाला था, तो लोग यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेते थे उद्योग आधार का। लेकिन अभी के हिसाब से वो क्राइटेरिया चेंज करके उन्होंने, वो अभी वैलिड तो रहेगा, 31 मार्च तक वैलिड रहेगा जो भी है आपका उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, 31 मार्च 2021 तक वैलिड रहेगा। लेकिन पोस्ट 31 मार्च 2021 वो वैलिड नहीं रहेगा। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी उद्योग आधार है तो उनको आप बताना शुरू कर दीजिए कि भाई साहब आप रुकिए मत, लाइक 31 मार्च तक आप जितनी जल्दी हो सके, बिकॉज हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो, लास्ट मोमेंट तक रुकेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लाइक उद्यम रजिस्ट्रेशन में आप रजिस्ट्रेशन करवाओ विद इफेक्ट। अभी ये जो है जैसे मैंने बताया 1 जुलाई 2020 को इसका लाइक स्टार्ट हुआ है, वैलिडिटी स्टार्ट हुई। बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए होती है इसके लिए वो है आधार कार्ड नंबर, देन जीएसटी नंबर कंपल्सरीली, पैन कार्ड नंबर। ये 3 चीजें अगर किसी के पास हो तो रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। नेक्स्ट इज लाइक कैसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो इसके लिए जब आप उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट, इस लिंक पे जाओगे, वेबसाइट पे जाओगे तो आधार वेरिफिकेशन विद ओटीपी होगा, ठीक है। इसमें हाँ बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ बोलिए ना। अच्छा एक बार आप थोड़ा एक बार प्रीवियस स्लाइड पे जा सकती हैं, इसके पहले वाले जी, जहाँ पे बाइफर्केशन दिया है, न्यू एंड ओल्ड। ओके बोलो, ये वाला ना। हेलो कुलदीप, हेलो। हाँ मोनाली। हाँ, अच्छा जब किसी भी कंपनी को ये रजिस्ट्रेशन करना होता है तब उनको हाँ, ये अपना इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर का उसमें डिस्क्लोज करना होगा, जैसे कि हमारा मेंबरशिप में भी होता है, बराबर? बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जैसे किसी ने 2021 में, मतलब या आज की डेट में कोई अप्लाई कर रहा है उद्यम के लिए, हाँ, तो उसने इन्वेस्टमेंट डाला और टर्नओवर भी डाल दिया पिछले साल का 1920 का। करेक्ट। अब नेक्स्ट ईयर 21-22 में उसका टर्नओवर चेंज हो गया या अंत भी और एक्स्ट्रा डाल दिया या कुछ भी हो गया, तो उसका ये वो माइक्रो से अगर स्मॉल में आता है या फिर और मीडियम में आता है या नीचे अपग्रेड या डाउनग्रेड जो भी होता है, वो स्टेटस उसका उद्यम में कैसे चेंज होता है? वहां पे उसको स्टेटस चेंज करना होता है, जाना होता है, कैसे होता है? नहीं, ये जो है ना ये पूरा लाइक मैप्ड है, आईटीआर पूरा मैप हो जाएगा जो भी कर रहा होगा ना। अभी काफी लोगों के क्वेरीज आए हैं कि मैडम हमारा तो हम तो वैलिड थे, अभी हमारा नहीं हो रहा है, इसमें रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं आ रहा है। काफी लोगों ने ऐसे भी डेटास दिए हैं जहाँ पे इन लोगों ने गलत फिगर्स भी दिए होंगे, या फिर अभी इनका अगर बढ़ गया हो इन्वेस्टमेंट टर्नओवर या फिर जो भी हो तो वो लोग आउट हो गए रहेंगे मीडियम के बाहर। अभी जो दूसरा क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस ईयर का और फिर बाद में नेक्स्ट ईयर अगर उनका बढ़ता है, अभी सोचिए इस ईयर का वो काउंट नहीं करेंगे, पिछले साल का काउंट करेंगे। पिछले साल अगर आपका सोचिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर इस क्राइटेरिया में पड़ता है, ठीक है, और इस साल आप की बढ़ोतरी हुई है और आपका जो क्राइटेरिया इसमें फॉल हो रहा है मीडियम में, लेकिन वो लोग कवर इसी में करते हैं, एक्चुअली पिछले साल का देखते हैं, अगले साल का नहीं देखते, इस साल का। एंड नेक्स्ट ईयर जो होगा फिर ये देखा जाएगा एंड सो ऑन, इट विल बी लाइक दैट।
तो हमेशा लाइक पिछले साल का ITR रिटर्न्स और सब देखते हैं एंड देन दे विल अकॉर्डिंगली इंटरनली वो मैप करेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, इंटरनली आपका आधार कार्ड के थ्रू ITR के थ्रू सब कुछ मैप हो जाएगा वैसे। ओके, मतलब ऑटोमेटिकली ये स्टेटस उनका चेंज होता रहेगा, ये बोल रहे हैं? ऑटोमेटिकली स्टेटस चेंज होता रहेगा, आप लोगों को कुछ करना नहीं है, उसको रिन्यूअल प्रोसेस नहीं है, कुछ नहीं है, एक बार हो गया बस। वो उधर तक भी आते हैं हम वापस लाइक तो जैसे लाइक ये आधार वेरिफिकेशन है विद OTP। यहाँ पे आधार नंबर आपको पूछा जाएगा, जैसे उस फॉर्म में है। जब आप आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में जाओगे तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपको दिखाई देगी। मैंने वो फॉर्म नहीं ये किया है क्योंकि इतना क्लैरिटी नहीं रहती है, तो ये ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लगता है, इसके लिए मैंने पूरा लाइक आई टाइप्ड इट आउट। तो आधार नंबर पूछा जाएगा, नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर पूछा जाएगा, फिर पैन वेरिफिकेशन जो होगा, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होगी उनकी, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट है, पब्लिक है, वो वॉट एवर द ऑर्गेनाइजेशन इज, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है, हो जाएगा। फिर पैन नंबर है, फिर लाइक ITR रिटर्न्स होगा, GSTN नंबर होगा, फिर लाइक नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर एज पर द पैन के हिसाब से आपको लिखना है, फिर मोबाइल नंबर होगा, ईमेल होगा, नेम ऑफ द एंटरप्राइज जो भी है। कोई लोग क्या करते हैं, नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर की जगह अभी लाइक बलेंद्र सोनी है, उसने यहाँ पे डाला नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर की जगह सोनी एंटरप्राइजेस कुछ भी, तो लाइक देन अगेन you'll have to put them an email and then rectify. तो better they look into all this minute details to not to get into this small errors। क्या होता है फिर बाद में डिले हो जाएगा फिर से, लाइक it's always better to look into that। तो नेम ऑफ द एंटरप्राइज, लोकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कहाँ पे है लोकेटेड, एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज, फिर प्रीवियस रजिस्ट्रेशन जो होगा, अगर उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन किसने किया है तो वो वाला आपको डालना है, जैसे UAM है तो वो वाला डालना है यस करके। स्टेटस ऑफ द एंटरप्राइज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे रजिस्ट्रेशन कब हुई उनके एंटरप्राइज की वो डालना है। वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंस्ड मींस लाइक कब चालू हुआ, बिजनेस कब चालू हुआ, रजिस्ट्रेशन कब हुआ, बिजनेस चालू कब हुआ, डेट ऑफ कमेंसमेंट कब हुआ, यस नो में डालना है, डेट ऑफ कमेंसमेंट डालना है, कब स्टार्ट हुआ बिजनेस। फिर ये बैंक डिटेल्स है जो कि वो लोग भर पाएंगे, बैंक नेम, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर। फिर मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, उनको ये फिलअप करना है। दूसरी चीज है कि NIC कोड, ये जो प्रॉब्लम आता है लोगों को कि NIC कौन सा चूज करें। मोस्टली यही होता है कि मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और वो लोग ये वाला जो है, मैंने उनके सहूलियत के लिए एग्जाम्पल के लिए मैंने ये डाला है। तो ये जो है 32111 दिस इज फॉर मैन्युफैक्चरर। लेकिन क्योंकि हमारे सेक्टर के लिए ऐसा कोई NIC कोड अभी तक आइडेंटिफाई किया गया नहीं है, गवर्नमेंट ने नहीं किया है, तो इन लोगों को आपको बताना है कि आप अदर्स में जाइए और आप सर्च करिए मैन्युफैक्चरर और सर्विस इंडस्ट्री के लिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी सर्विस इंडस्ट्री दिखाई भी नहीं देती है, बट मैन्युफैक्चरर they can choose because there's no other option, then you can choose manufacturer। ज्वेलरी सेक्टर में ये वाला जो कोड है they can choose that फॉर द टाइम बिंग, अगर उनको बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हर दिन आए दिन अभी क्या हो रहा है कि रिवैम्पिंग हो रहा है, उसका जो स्ट्रक्चर है चेंज किया जा रहा है वेबसाइट का, क्योंकि नई वेबसाइट है, लोगों की सहूलियत के हिसाब से वो लोग काफी एडिशंस डिलीशंस कर रहे हैं। तो जो है जैसा है वो आप डाल दीजिए, जो अगर कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा तो लाइक ask them to choose whatever is available for the jewelry sector, because if there is nothing available then you cannot do anything। number of persons employed, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने लोग हैं और मेल है फीमेल है ये पूछा जाएगा।
फिर प्लांट, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, जैसे डेप्रिशिएटेड कॉस्ट, मतलब उस मशीनरी की 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर जो कॉस्ट होगी वो डालनी होगी आपको। फिर एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस जो है, मतलब ये डिवाइसेस का कोई आप नहीं डालोगे, इंक्लूड नहीं करोगे, ये जो चीजें हैं दिस आर एक्स्ट्रा चीजें, तो इसकी मशीनरी के अंडर इसकी वैल्यू नहीं आएगी। नेट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी वो डाली जाएगी, ठीक है। फिर टर्नओवर, टर्नओवर जो है अभी ये बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बोलना भूल गई स्टार्टिंग में, कि अभी एक्सपोर्ट जो टर्नओवर है वो रिलैक्स कर दिया है। चाहे आपका एक्सपोर्ट कितना भी करो आप, लाइक वो गिनती के अंदर नहीं आएगा, टर्नओवर के अंदर आएगा नहीं। मतलब इफ एन एक्सपोर्टर इज एक्सपोर्टिंग 10 करोड़ टर्नओवर का एक्सपोर्ट हो रहा है, या फिर 200 करोड़ का हो रहा है, या 1000 करोड़ का, सारे के सारे अगर लाइक डोमेस्टिक उनका टर्नओवर 250 क्रॉस के अंदर है, तो वो भी लाइक एक्सपोर्टर जो 10,000 से लेके 10 करोड़ तक का टर्नओवर एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो भी आ जाएगा इसमें। प्रोवाइडेड, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि टर्नओवर, टोटल टर्नओवर समझिए अगर 500 करोड़ का है, और उसमें से अगर आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर 300 करोड़ है और 200 करोड़ आपका डोमेस्टिक टर्नओवर है, तो यू विल बी वेरी वेल सेट दैट यू आर अ मीडियम एमएसएमई। लेकिन अगर आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर 150 क्रॉस है और आपका अगर टर्नओवर, डोमेस्टिक टर्नओवर 250 क्रॉस के ऊपर है, 350 क्रॉस है, तो like that criteria is not sufficing the actual requirement of MSME, जो कि 250 क्रॉस है, टर्नओवर जो होना चाहिए 250 क्रॉस होना चाहिए। तो वो लाइक पर्सन, एक क्वेश्चन, हाँ बोलो। इट मीन्स उसमें एक्सपोर्ट जो बाइफर्केशन हमने देखा था आगे 250 या जो भी है, हाँ, उसमें एक्सपोर्ट इंक्लूड नहीं है, ये लोकल टर्नओवर ही है सिर्फ। एग्जैक्टली सही समझ रहा हूँ मैं? एग्जैक्टली कोई टर्न एक्सपोर्ट का जितना भी टर्नओवर होगा इट विल बी कंसिडर्ड एज अ जीरो टर्नओवर। सो ये गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रावधान लागू किया है अपने एक्सपोर्टर्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट्स कराने के लिए और इसके बेनिफिट्स लेने के लिए। तो ये एक आप जब प्रमोट करोगे ना इस चीज को, तो ये इस चीज के ऊपर एम्फसाइज करिएगा। अगर वो एक्सपोर्टर नहीं है तो उसको एक्सपोर्टर में कन्वर्ट करने का ये एक अच्छा माध्यम है। तो आप लोग इसको लाइक टारगेट करिए ये चीज को कि भाई ये वाला ऐसे लाइक यू नो दिस इज व्हाट इज नीडेड टू बी डन। अगर आप टर्नओवर के अंदर आना चाहते हो, एमएसएमई के लाभ उठाना चाहते हो, तो एक्सपोर्ट करिए और आपका टर्नओवर जो भी होगा इट विल बी overlooked. So total turnover minus export turnover will be the net turnover, that will be the domestic turnover. इस नेट डोमेस्टिक टर्नओवर के बेसिस पे आपका एमएसएमई जो है लाइक डेफिनेशन आप क्राइटेरिया के अंदर फिट हो गए। तो दूसरा है, आर यू इंटरेस्टेड टू गेट रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट जेम पोर्टल। यहाँ पे आप लाइक यू कैन whoever is interested they can it's a portal, e-market portal, e-commerce portal है गवर्नमेंट का, लेकिन हमारे लोगों के लिए इतने ज्यादा फायदे हैं नहीं इसके लिए। तो इट्स बेटर दैट यू नो यू गाइस टेल देम, आपको अगर मर्जी हो तो आप रजिस्टर कर लो। सेम विद द ट्रेड्स पोर्टल जो है यहाँ पे यस नो। फिर डीआईसी जो है, नजदीकी डीआईसी सेंटर जो है, ऐसे हर स्टेट में, हर सिटी में डीआईसी सेंटर्स होते हैं। तो हर लाइक 3-4 डीआईसी सेंटर्स तो हमारे यहाँ भी है मुंबई में। तो जो भी नजदीकी वाला है उनको भरने को बोल दीजिएगा। वंस यू फिल अप ऑल द इंफॉर्मेशन, ओटीपी जनरेट होगा और आपका उत्तम रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। तो ये वाला नंबर जो होगा ऑन वेरिफिकेशन बस नंबर आएगा, सर्टिफिकेट नहीं आएगा। तो वो लोग फिर भागते हुए आप लोगों के पास आएंगे कि भाई हमारा तो मैडम हमारा हो गया, हमको नंबर भी आया, हमको सर्टिफिकेट नहीं आया। आपको बोलना है कि अंदर से पूरा वेरिफिकेशन होगा, जो भेजा है आपने आईटीआर
और जो भी रिटर्न्स आपने भेजे हैं, जो भी डिटेल्स, वो सारे मैप और लाइक वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बेसिस पे उनको हो सकता है 1 हफ्ता लगे या 10 दिन में उनको एक ईमेल आएगा। तो लाइक उस ईमेल में वो फिर से वही रिक्वायरमेंट्स पूछी जाएंगी, जैसे ITR रिटर्न्स है, GST रिटर्न है, एक्सपोर्ट फिगर जो आप लोगों ने पहले डाला था, वो जस्ट डबल चेक दैट व्हाटएवर यू हैव पुट इन इज द राइट थिंग। जैसे ही ये डेटा आप लोग डालोगे, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी जनरेटेड। So once the certificate comes out, you can take a print and that's it. ये like you can use it. अभी जैसे गवर्नमेंट ने इनके लिए स्पेशली हम लोग जो कर रहे हैं ना, वो इट्स अ डिफरेंट थिंग कि भाई हम कर रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने स्पेशल टास्क इस चीज के लिए DIC सेंटर्स को और MSME DI को दिया है कि आप लोग सारे जो MSME मेंबर्स हैं उनको हेल्प करिए। लेकिन क्योंकि हम लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है अपने मेंबर्स की, और उन लोगों के पास स्टाफ इतना कम है, तो वी आर डूइंग द जॉब ऑन देयर पार्ट ऑफ जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है हम समझा रहे हैं, और ताकि लोग मेंबर्स डिस्करेज ना हो। अगर वहां जा रहे हैं और उनको नहीं बेनिफिट मिल रहा है, तो एटलीस्ट हम अपनी तरफ से इन लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो रजिस्ट्रेशन करवाए अपना, ताकि हमारा भी बेनिफिट हो एज अ मेंबर, या फिर a non-member will get encouraged to convert himself into a member. बिकॉज अगर आप ये चीज बता रहे हो ना, तो यकीनन नेक्स्ट टाइम वो आप ही के पास आएंगे कि अगली क्वेश्चंस के लिए अगर दे पाते हैं दूसरे क्वेश्चंस रिलेटेड टू MSME आंसर कर पाते हो आप लोग, तो वेल एंड गुड, एंड व्हेन दे गेट मोर आंसर्स they will definitely want to join with GJPC and membership, and that will be helpful for achieving your targets also. तो ये एक अच्छा ये है सोर्स है हमारी मेंबरशिप बढ़ाने के लिए, MSME का जो भी है टारगेट रीच करने के लिए। नेक्स्ट इज MSME बेनिफिट्स। आप लोगों को ये भी बताना है MSME के बेनिफिट्स। कुछ आई थिंक मिथुन ने मुझे पूछा था कि क्या बेनिफिट्स है भेजो करके, तो बेसिकली मैंने 10 पॉइंट्स के अंदर शॉर्ट में लिखा है, क्योंकि ये जो स्कीम्स है ना सारी आप लोगों को शायद मैं बताऊंगी तो भी लाइक इतना वक्त नहीं मिलेगा उन लोगों को समझाने के लिए, तो एकदम संक्षेप में 5 मिनट के अंदर आपको ये सारी चीजें या 3 मिनट के अंदर आपको बताना है, क्योंकि कॉल वॉल्यूम भी होता है। तो जैसे लाइक सब्सिडीज मिलती है इन लोगों को, इजी लोन्स विदाउट गारंटी जो होता है, मतलब जैसे ही सर्टिफिकेट आप लोग दिखाते हो एज एन MSME, वो एक प्रूफ होता है कि आप एक रजिस्टर्ड MSME हो, आपका टर्नओवर इनकम इतना है और आपको जरूरत है इन सब्सिडीज की। तो गवर्नमेंट ने काफी इजी लोन्स अवेल करने के लिए इन लोगों के लिए फैसिलिटीज की है। लोन्स विदाउट गारंटी, मतलब कुछ भी गिरवी ना रखते हुए, काही गहाण न ठेवता लोन्स मिळू शकतात। लोन्स एट सब्सिडाइज रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट किसी का 10% है, तो एज एन MSME मैन्युफैक्चरर हो, एक्सपोर्टर हो, तो आपको 5% का लाइक इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा। दैट मीन्स बाकी सब 10% पे कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ 5% पे करना है। सिमिलरली अगर सर्विस इंडस्ट्री में हो तो आपको 3% कट होगा, तो 7% ही आपको पे करना है। सिमिलरली अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में हो तो आपको 2% की छूट मिलेगी, दैट विल बी एन 8% इंटरेस्ट रेट आपको पे करना है। सिमिलरली रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर फॉरेन एग्जीबिशंस। जैसे कि आप जानते हो एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेशन के लिए काफी ग्रांट्स मिलते हैं MSMEs के लिए, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के लिए एज वेल एज डोमेस्टिक एग्जीबिशंस के लिए, बायर सेलर मीट्स के लिए। जैसे इंटरनेशनल के लिए 2.25 करोड़ से लेके 2.25 लाख से लेके लाइक 2.5 लाख तक इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के लिए ग्रांट मिलता है। वैसे ही लाइक डोमेस्टिक मार्केट के लिए 1.25 लाख तक का आपको ग्रांट मिल सकता है। तो ऐसे फैसिलिटीज है, लोगों को अवेल भी किया है। लोगों ने 15-20 लोगों ने लास्ट ईयर हमारे यहाँ अवेल किया है। तो दिस विल बी अ एडेड एडवांटेज। नेक्स्ट इज हैसल फ्री करंट अकाउंट। अभी करंट अकाउंट ओपन करने के लिए भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर ये सर्टिफिकेट है आपके पास।
टू अप्लाई गवर्नमेंट माइक्रो लोन्स। माइक्रो लोन्स के लिए अगर मशीनरी परचेज करने के लिए और अदर रिलेटेड बेनिफिट्स अप्लाई करने के लिए भी हेल्पफुल है। फिर जैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस स्कीम है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हाँ अच्छा ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स हैं और ये सारी चीजें हैं लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड रीइंबर्समेंट ऑफ ISO सर्टिफिकेशन। ये आप उनको पढ़ के भी बता सकते हो, so that will be helpful for them. Okay, then next is reimbursement जो है, ये है रिएम्बर्समेंट के लिए मेंबरशिप रिएम्बर्समेंट स्कीम। अभी इसके अंदर ऐसा है, अभी दिस इज एन NIC स्कीम, NSIC स्कीम, ठीक है। तो इसमें है रिएम्बर्समेंट ऑफ 50% हो सकता है आपका जो भी मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन फी है, जैसे ईयरली हमारी जो भी फी होती है 50% और 20,000 मैक्स, एक्सक्लूडिंग GST एंड टैक्सेस, और ये सारी इंक्लूड ना करते हुए whichever is less। मतलब देखिए अगर मेंबरशिप फी अपनी किसी की 10,000 है, ठीक है, और अगर इसका इस डेफिनेशन के हिसाब से जाए तो 50% ऑफ 10,000 क्या होता है 5,000। तो 5,000 या तो 5,000 या तो फिर 20,000, इन दोनों में से जो भी कम होगा, मतलब 5,000 जो भी होगा रीइंबर्समेंट होगा सिर्फ इन दैट फाइनेंशियल ईयर टू SC ST MSMEs। मतलब जो भी लाइक सर्विस सॉरी ये जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स वाले MSMEs है, स्पेशली उन्हीं के लिए ये स्कीम है, SC ST वालों के लिए ही कैटेगरी के लिए है। फिर जो वन टाइम सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं, हमारे यहाँ तो वन टाइम फी होती है ना, एनरोलमेंट फी, तो वो एक चीज है। एंट्री फी और वन टाइम फी आई थिंक इट्स द सेम थिंग हमारे यहाँ। तो दो तरह के चीजों के लिए हमको बेनिफिट मिल सकता है। मैक्स कैप इज 20,000 के ऊपर। अगर 5,000 सपोज मेंबरशिप का अगर भर रहे हैं, और समझिए लाइक वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी किसी की 6,000 है, और तो उसका 50% अगेन 3,000, तो ऐसे लाइक 8,000 लाइक तक का रिएम्बर्समेंट उनको मिल सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड बेनिफिशियरीज के लिए क्या क्या हो सकता है। ऑल SC ST वाले जो भी है ना MSCs, वो सारे ये चीजें अवेल कर सकते हैं और मेंबरशिप भी रिन्यू कर सकते हैं, जिनका रिन्यू भी करना है और नई भी मेंबरशिप लेनी है, दोनों के लिए ये प्रावधान है कि ये लोग ये बेनिफिट्स ले सकते हैं, प्रोवाइडेड दे आर फ्रॉम SC ST कैटेगरी। नाउ इट्स लिटिल डाउटफुल कि हमारे इंडस्ट्री में इतने ज्यादा। हाँ हेलो हेलो, कौन है? कुलदीप? हेलो हेलो, अर्चना ऐकू येते का? शीतल हेलो, हो येतंय हाँ, मग ते कुलदीप हेलो हेलो करत होता बंद हो गया था वो आपका। हाँ तो क्या है, हाँ तो इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म, प्रोप्राइटर जो होता है SC ST कैटेगरी का होना चाहिए। और फिर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म SC ST partners should be holding at least 51% of shares in the unit. In case of private limited companies, at least 51% shares should be held by SC ST promoters. तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। SC ST इज अ मस्ट अगर कोई आता है तो। हमारे मेंबर्स इतने ज्यादा SC ST वाले हैं नहीं, लेकिन क्योंकि है होंगे तो इट विल बी अ गुड थिंग फॉर देम। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड,
जैसे लाइक अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड रजिस्ट्रेशन RCMC होना चाहिए, फिर उद्योग आधार मेमोरेंडम होना चाहिए, फिर GST नंबर होना चाहिए उनके पास, पैन नंबर है होना चाहिए, IC कोड होना चाहिए, फुल सेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म, फीडबैक फॉर्म, ये सारे उनको उनके वेबसाइट पे मिलेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, और ये जो है मैं आगे के स्लाइड्स में बताऊंगी। अभी ये जो है नेशनल SC/ST हब जो है, इन्होंने इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME, इनके थ्रू क्या है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस लोगों को मेंबरशिप फी के लिए मिल रही है जो SC/ST कैटेगरी में है। अभी रीइंबर्समेंट ऑफ एनुअल मेंबरशिप फी जो होती है ना, वो उसके जो क्राइटेरिया है, असिस्टेंस विल बी रिलीज्ड ओनली फ्रॉम NSSH फंड्स, इनके फंड्स के थ्रू ही रिलीज होगा। मेंबरशिप ऑफ मल्टीपल EPCs इज अलाउड। जैसे अभी कोई हमारे लाइक जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट GJPC के साथ जुड़ा है, साथ ही साथ अगर किसी और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से भी उसका कोई जुड़ा है लाइक कनेक्शन, क्योंकि वो सपोज हैंडीक्राफ्ट्स भी बेच रहा है तो हैंडीक्राफ्ट्स वाले EPC से भी जुड़ा है, तो समझिए दोनों का EPC का वो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो दोनों के लिए भी वो मेंबरशिप रिन्यूअल का जो भी खर्चा है वो अप्लाई कर सकता है। ओवरऑल मैक्स जैसे मैंने बताया दोनों का मिलके 20,000 पर एंटरप्राइज नहीं होना चाहिए। 20,000 के ऊपर हुआ तो it will not be valid. The scheme can be availed multiple times in financial year by SC/ST, जैसे लाइक जितनी भी बार आप चाहो उतनी बार लाइक फाइनेंशियल ईयर में आप ये कर सकते हो। अगर किसी और EPC में एक बार डाला, दूसरी बार डाला, बट उसका कैप 20,000 होगा, बट सीलिंग शुड बी like mentioned. Reimbursement shall only be made for membership subscription fee paid post 14th November 2018 provided all other criteria are met. अभी ये जो है जो भी होगा पोस्ट 14th November 2018 जो भी सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं उन्हीं को ये क्राइटेरिया शुड बी मेट। तो लाइक जिन्होंने नहीं उसके पहले किया है they will not be allowed to take this benefit. अभी प्रोसेस कैसे होता है उसका मैं लाइक शॉर्ट में बता देती हूँ आपको कैसे प्रोसेसिंग होते हैं डॉक्यूमेंट। सबमिशन ऑफ क्लेम्स एट NSSH ऑफिस। अभी आप पूछोगे NSSH ऑफिस कहाँ है, तो आप उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये जो है NSIC के सारे लाइक जितने भी ब्रांचेस है उनके ऑफिसेस के डिटेल्स डाले हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे अगर इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सारे जो जितने भी NSIC ऑफिसेस है इंडिया में सबके एड्रेसेस मिलेंगे। तो जो भी मेंबर जिस भी एरिया से है उसको आप बोलिए कि इस ऑफिस में आप कॉल करके पूछ लीजिएगा कि आपके एरिया में NSSH ऑफिस कहाँ पे पड़ता है और वहाँ पे कैसे सबमिट करना है। आई थिंक ये इवन ऑन वेबसाइट यू कैन सबमिट। और ये जो डिटेल्स है ये इनका मेन हेड ऑफिस है जो दिल्ली में है, और ये जो है इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स है और ये उनका ईमेल ID है। दिस आई विल प्रोवाइड यू लेटर। जैसे ये होता है खत्म, तो जैसे ही कोई आता है तो आप अपने सर पे मत लीजिए, मैं आपका सब रजिस्ट्रेशन भर दूंगा, बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी टास्क और ये हमारा काम भी नहीं है। आप हमारा काम है सिर्फ उनको गाइड करना। अगर आप पूरा फॉर्म फिलिंग के लिए जाओगे तो ये NSIC का टास्क आप कर रहे हो और अपने टास्क बाजू में रह जाएंगे। तो उनको उस चीज के लिए आपको ब्रीफ में ये बताना है कि ये चीजें है, ये है रिक्वायरमेंट, आप यहाँ पे कांटेक्ट करो। फिर नेक्स्ट जो है ड्यू डिलिजेंस बाय NSSHO, in-depth evaluation of application conducted by ऑफिसर ऑफ NSSHO। ये यहाँ पे जब एप्लीकेशन जाती है वो पूरी लाइक वेरीफाई हो जाएगी। अगर नहीं पूरे डॉक्यूमेंट्स है कंप्लीट तो रिजेक्ट हो जाएगी। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू NSSH
सेल एट NSIC हेड ऑफिस जो होता है वो दिल्ली में होता है। तो ये जो यहाँ पे एक बार वेरीफाई होगी तो यहाँ पे वो लोग भेज देते हैं, दिल्ली ऑफिस भेज देते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो वहाँ पे एक कमिटी बैठती है, स्क्रीनिंग कमिटी अप्रूवल के लिए, जिस हेडेड बाय डायरेक्टर प्लानिंग एंड मार्केटिंग NSIC। और हम लोग वी आर लाइक फॉर्चुनेट इनफ टू हैव दिस ऑफिसर, वी हैव roped in this officer, he is going to come on Saturday फॉर आवर वेबिनार। आप जरूर बैठिए उस वेबिनार के लिए, और जितने लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहें उन लोगों को बता दीजिए, बिकॉज he is the head of all these departments। उसके थ्रू सारा जो भी होता है वो वही सर जो है सारे जो पास करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई जिसका भी है अप्रूवल्स उन्हीं के पास से जाते हैं। तो वी आर लकी इनफ टू हैव हिम ऑन सैटरडे एट 3:30। तो जितने भी मेंबर्स के कॉल्स आएंगे उनको आप ये प्रमोट कर दीजिए कि ऐसे सैटरडे को जो वेबिनार हो रहा है उसके लिए डेफिनेटली अटेंड करें, क्योंकि वो ये तो बताएंगे ही, रिइंबर्समेंट के बारे में तो होगा ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जीबिशन ग्रांट्स जो है, इन डेप्थ हमारी जो भी क्वेरीज हैं, हमारी इंडस्ट्री की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब लाइक सॉल्व करेंगे। एक बार यहाँ पे ये सारी टीम वेरीफाई करेगी, फिर ये यहाँ पे जाएगा प्रपोजल अप्रूव होने के बाद CMD NSIC फॉर अप्रूवल। एक बार CMD NSIC के यहाँ अप्रूवल होता है तो मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा कि बैंक अकाउंट में उस बंदे के लाइक MSME मेंबर के पैसे आ जाएंगे through that particular EPC। टाइमलाइन क्या है? सबमिट देयर क्लेम्स विद इन 45 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ RCMC। जैसे ही मिलता है 45 days के अंदर आपको क्लेम्स आपको सबमिट करने हैं, और मैक्स 45 days के अंदर आपको पैसे मिल जाते हैं। तो ये जैसे क्लबिंग ऑफ द स्कीम्स, any SC/ST MSME availing reimbursement under this scheme cannot avail reimbursement for membership of EPC। अगर दूसरी कोई मेंबरशिप reimbursement स्कीम है वो कोई भी मेंबर अप्लाई नहीं कर पाएगा। फिर अगर ये अप्लाई कर रहा है तो दूसरी अगर कोई भी स्कीम है उनको बता दीजिए कि दिस इज द ओनली स्कीम, और अगर किसी ने पहले अप्लाई किया है तो अननेसेसरली उनका फॉर्म और मेहनत वेस्ट जाएगी, तो ये ना अप्लाई करें, ठीक है। और ये तो डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता ही दी है। ये यहाँ पे आपको लाइक कांटेक्ट करना है, ये NSIC के ऑफिसेस के सारे एड्रेसेस हैं, ठीक है। तो दिस इज लाइक इन डिटेल पूरा। किसी की कोई क्वेरीज है इसके रिगार्डिंग? हेलो मृणाली, हाँ बोल ना। पॅन आणि GST हे मॅन्डेटरी आहे उद्यमला? कशासाठी? उद्यम रजिस्ट्रेशन करायला? हो हो हो, पॅन आणि GST मॅन्डेटरी केलंय आता त्यांनी, आधी नव्हतं पण आता केलंय त्यांनी। अच्छा, ओके। पण आमच्याकडे समजा मायक्रोसाठी जर मेंबरशिप घेत असेल आणि जो MSME नंतर त्याने अप्लाय केलं, मग त्याला GST घ्यावं लागेल नंतर ना? GST त्याला घ्यायला म्हणजे सांगाच तुम्ही, कारण आय थिंक इट इज GST इज रिक्वायर्ड एज पर दॅट रूल। कारण आधी कसं ना कॉन्फ्लिक्टिंग 31 मार्च तक आई थिंक उनको उद्यम में GST अपडेट करना है। हाँ, तो उससे अच्छा तो आप लोग बोलना ही शुरू कर दो कि आप कर लो करके, क्योंकि लास्ट मोमेंट को फिर GST के लिए अटक जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा उन लोगों को ना, वैसे। ओके, ऐसे। और कोई डाउट्स है किसी को? नहीं। हो गया क्लियर? तो होपफुली लाइक यू गाइस कैन प्रमोट इसको, प्रमोट करो इसको भी, और अपने जो वेबिनार होने वाले हैं उसको भी, क्योंकि लाइक ये जो वेबिनार है गैलेक्सी A50 कौन है का? मिथुन है? हो मिथुन है। अच्छा हाँ, तर ये साथ साथ दोनों चीजें प्रमोट करो, ताकि क्या है ना कि अपनी मेंबरशिप बढ़ेगी। ये लोग अपने पास आएंगे कि अच्छा यहाँ से बहुत वैलिड इंफॉर्मेशन और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आती है, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है ना तुम लोग कहीं भी जाओगे किसी दूसरे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स में नहीं हो रहा है जितना मैं जानती हूँ। तो अगर हमारी काउंसिल ये प्रमोट कर रही है ना तो NSIC को भी अच्छा लगेगा और हमारे मेंबर्स को भी इट विल बी एडेड एडवांटेज।
ठीक आहे. ओके. काही क्वेश्चंस असले तर सांगा, विचारा. दैट विल बी, मैं तो यहीं पे बैठती हूँ, मेरा नंबर है. आप लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट्स है तो बताओ. ठीक है. ओके. सर, पांडे सर, वो फोन पे है शायद, उनको कुछ कॉल आया है. 1 मिनट. तो ठीक है, मैं अभी ये क्लोज कर दूं फिर. ठीक है ओके. मृणाली, थैंक यू. हाँ, थैंक यू. थैंक यू. चलो, टेक केयर. या बाय. बाय बाय. और कुलदीप और अर्चना, हाँ जी सर. सर. ये जो टारगेट का है ना, अभी इमीडिएटली मुझे चाहिए. हाँ, 11:45 हो गया, 12 तक भेजो कैसे भी. सर, और ये अपना 2:30 को आप फ्री है सर? नहीं नहीं नहीं, आज तो बिल्कुल पूरा दिन पूरा एंगेजमेंट रहेगा ना. क्या था? वो जो सैप का और एडमिन का जो इश्यूज है ना, उसके लिए मीटिंग रखना था सर आज, क्योंकि विशाल ने आज मेल डाला कि सेकेंड हाफ में करो करके, टेलर आप टीम ने. 5 के बाद करो ना, 5 के बाद में. और टीम मीटिंग भी रखनी थी सर आज. नहीं नहीं, आज